नंबर 16,302 तुकाराम राव साहब मराठे बनाम राज्य सरकार। कितने दिनों से कह रहा हूं इस कील को निकाल दो। कब चेंज करोगे इस कुर्सी को? जब रिटायर हो जाऊंगा तब? बेवकूफ। जज को कारपेंटर बना दिया। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मंत्री जी, आप विश्वकर्मा साहब, आप भी? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, दरअसल ये सरकारी केस है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। समोर से वकील है तो और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब आप लोग आए हैं तो केस भी बहुत मजबूत ही होगा और सामने वाला वकील भी उतना ही मजबूत होगा। साहब, मेरे पास कोई भी वकील नहीं है। मेरे को जो बोलने का है ना, मैं बोलेगा। मेरा नाम है तुकाराम राव साहब मराठे। मेरा केस भी सच्चा है, मैं भी सच्चा है। अरे वाह रे तुकाराम, तू तो बड़ा होशियार निकला। यहाँ पास में आओ, पास में आके बोलो। वहाँ आके बोलना पड़ेगा। मैं अरे बस बस ना, मैं देता है काय पूछता है। ठीक है, ठीक है। तुकाराम, हाँ साहब। तुमको मालूम है यहाँ कानून की जबान चलती है? साहब मेरी जबान भी बहुत चलती है। हाँ, बहुत चलती है। मेरे को किसी का जबान लेने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहां जाकर खड़े हो जाओ। वापस वहाँ जाने का है? वहाँ था तो आपने यहाँ बुला ले, यहाँ से वापस वहाँ भेज रहे साहब। सरकारी वकील के सामने खड़े होकर बोलो। इधर और हिलाओ जबान। यहाँ खड़े हो, यहाँ। बस बस बस। मिलॉर्ड, दरअसल ये केस इन्होंने 2 साल पहले दर्ज किया था। इनका कहना है कि आगरा के पास इनकी कोई जमीन है जिसको इनके दादा से किसी ने छीन ली। दादा से नहीं, मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा से साहब। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, उसको छीन लिया। अब इनका ये कहना है मिलॉर्ड कि वो जमीन इन्हें वापस दिलवाई जाए। हाँ। भाई सबूत पेश करो और जमीन ले जाओ। अच्छा, अब तुम अदालत को बताओ कि तुम्हारी जमीन कहाँ है और किस इलाके में है। यमुना नदी के किनारे। मिलॉर्ड, यमुना नदी के किनारे जमीन है। अच्छा, कितनी जमीन है? 80 बीघा जमीन है साहब, 80 बीघा। साहब कैसा है, मैं थोड़ा हिल सकता है क्या? साहब कैसा है, 2 साल पहले हमने केस किया था साहब, 2 साल पहले। लेकिन हमारा फाइल भी बाकी सब फाइल की तरह बहुत सारा फाइल के नीचे दब के रह गया। तारीख पढ़ता था, मैं आता था, फिर तारीख पढ़ता था, मैं चला जाता था। मेरा हालत मतलब ना वो रबर का चेंडू होता है ना, चेंडू चेंडू नहीं होता है क्या वो? चेंडू नहीं क्या, वो ऐसा ऐसा जाता है, सोड़ लेके जाते, धर लेके ये गेंद। हाँ, वैसा मेरा हालत हो गया साहब। 2 साल में ये कैलकुलेटर साहब। तुकाराम, कलेक्टर को कैलकुलेटर नहीं बोलते। अरे कलेक्टर साहब बोलो। अरे हाँ वही, 2 साल हो गया साहब, लेकिन किसी ने जानने का कोशिश नहीं किया कि जो जमीन पे मैंने केस किया है वो ताजमहल का ही जमीन है। तुमने ताजमहल पर केस कर दिया? हाँ साहब। वाह भाई वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हाँ बढ़िया साहब। तुम्हें इसका सबूत पेश करना होगा। अरे साहब सबूत है ना, मेरे पास सबूत है, सब कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। हाँ तो पेश करो। सुंदरी, मिलॉर्ड, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद शहंशाह बाबर ने वो जमीन इसके पुश्तों के नाम की थी। क्या बाबर नहीं रे, बाबर बाबा, उसका मुल्गा बेटा, उसका बेटा बादशाह हुमायून। बादशाह हुमायून ने लिख के दिया है। उसका सबूत है ये। हाँ ये सबूत है मिलॉर्ड उसका, ये देखो। हाँ ये सबूत। तो तुम्हें बस बकता है ना, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ संभाल के जरा। हाँ अरे भाई, इसे पढ़ने के लिए तो हुमायूं को ऊपर से बुलाना पड़ेगा। वो फारसी में लिखा है ना। ओ फारसी में। क्या लिखा है इसमें? यही कि जमीन हमारा है। हाँ, वो बादशाह हुमायूं ने 1539 में लिख के दिया है। वो देखो ना, उनका हस्ताक्षर नीचे, नीचे मोहर भी है। उधर नीचे देखो, उधर देखो ना, उनका हस्ताक्षर। साहब समझ गए, तुम पीछे चलो। समझा रहा था खाली। तुकाराम, हुमायूं ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी थी, ठीक? मिलॉर्ड साहब, एक बात समझ में नहीं आई। आप जरा सोचिए, हुमायूं जो है आगरा से निकला, वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसने एक
छोटे से गांव में जाकर के इसके मराठा परिवार को ढूंढा और उससे कहा, भैया तुम कहां थे, ये लो, ये जमीन के दस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिए हैं, मुझ पर मेहरबानी करो, नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा, प्लीज प्लीज तुकाराम। है अरे तभी अपने देश में अंग्रेजी नहीं था साहेब, वो प्लीज कैसे बोलेगा? इज करेक्ट। उसने बोला कृपा करके रख लो। ए तुकाराम, तुम कोर्ट को बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ दस्तावेज तुमको कहां से मिले? बाहर मिलता है 20 रुपए किलो में, तुमको नहीं मिला क्या? मिलॉर्ड देखिए। बात करता है साहेब, वो हुमायूं बादशाह है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे शिकार करने आए थे, जहाँ अचानक उनका तबीयत बहुत खराब हो गया ना, ऐसा पर सकड़ लगा उनको। क्या हो गया, बुखार हो गया? अरे बुखार नहीं, संडास। ऐसा संडास के पल 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 बस। इतने हकीम आए, इतने वैद्य आए, पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। हाँ, फिर मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा वहां पहुंचे और उन्होंने बादशाह हुमायूं को औषध की एक पुड़ी में ठीक कर दिया, एक पुड़िया औषध की ठीक कर दिया। बादशाह हुमायूं खुश हो गए और खुश होके बोले, बोलो बोलो तुमको इनाम में क्या मांगता है, बोलो। हाँ, और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताजमहल मांग लिया है ना? मेल्याला समजतच नाही। ये काला कोट भाड़े का है क्या? क्यों? हुमायूं बादशाह के टाइम में ताजमहल था ही नहीं। हाँ, या इज करेक्ट। वकील साहब, आप इतिहास भूल गए। मिलॉर्ड, मुझे सब मालूम है, मैं तो इसे आजमा रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो जमीन इसकी कैसे हो गई? अरे मैं वही बता रहा है, बादशाह हुमायूं ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा को। एक मिनट, ये तुम परदादा को भूल जाओ और सिर्फ दादा पे रहो, दादा। साहब, मिलॉर्ड। हाँ, तुकाराम, तुम बाकी सारे दादाओं को भूल जाओ, परदादा को याद रखो बस। हाँ, तो साहब, बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को क्या बोला कि तुम हमारे राजकीय वैद्य बन जाओ। राजा अभी दादा को आ गया टेंशन, आली का पंचायत। अभी बादशाह ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, ये इनकार नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो दादा ने साहब को क्या बोला कि बादशाह देखो, मैं एक किसान आदमी है, मैं शेतकरी आदमी है, तो मेरे को खेती तो करना ही पड़ेगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा जमीन किधर दे दो खेती का वास्ते। हाँ, और हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे वाली जमीन तुम्हारे परदादा के नाम कर दी। अब भी बात आपके समझ में आ गया। हाँ। फिर उसके बाद में मेरे परदादा ने वहाँ पे बासमती चावल उगाना शुरू कर दिया। बासमती चावल? हाँ, बासमती चावल। मिलॉर्ड, आज मुझे पता चला कि बासमती राइस के फाउंडर तो तुकाराम के खानदान के लोग हैं। अरे तुमको कैसे मालूम? अरे भैया, अभी तुम्हें तो अरे बताया। हमें नहीं बताया। साहेब, बात इधर ही खलास नहीं होता है, हम लोग के पास एक और सबूत है। हाँ, साहेब, अकबर बादशाह का लेटर, अकबर बादशाह ने लिखा है, अकबर बादशाह का लेटर। अरे बैठो ना, मैं देखता है। हाँ, अकबर बादशाह? हाँ, भाई, अकबर बादशाह ने दिया है तो ये भी हमारे पल्ले कहाँ पड़ेगा। ये भी फारसी में ही लिखा हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या लिखा है इसमें? मिलॉर्ड, यही कि अकबर बादशाह ने लाल किला इसके खानदान के नाम कर दिया। हाँ। आप नकली वकील है ना? क्यों? हाँ? अरे इनको कुछ भी मालूम नहीं है। अरे लाल किला भी शाहजहां ने बनाया था। या इज करेक्ट। हाँ, नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे को क्या बोलेगा कि तुम मेरे को आज मार रहा था, है ना? हाँ साहब, कैसा है, वो अकबर बादशाह ने हमारा लगान माफ कर दिया था। क्या हुआ साहब, अकबर बादशाह के यहाँ जब वो शहजादा सलीम पैदा हुआ ना, तो एकदम खुशी का माहौल था, एकदम वो लोग आ रहे, दावत चल रहा है, पार्टी चल रहा था एकदम। तो वो पार्टी में बासमती चावल हमारे यहाँ से गया। वो बासमती चावल सब मेहमानों ने खाया और सब एकदम खुश हो गए, सबने उसकी तारीफ की। तो अकबर बादशाह ने मेरे परदादा को बुलाया और बोले, अरे शांताराम, तेरा बासमती चावल तो ये हुआ ना, आज से तेरा लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ। हाँ, यही बात उसमें लिखा है। वो देखो, उनका हस्ताक्षर भी है, मुहर भी है, ये देखो, ये मुहर है। हाँ, हाँ, उसका तुकाराम, मैं हस्ताक्षर भी समझ है। गया। हाँ। तुकाराम, तुम वहां जाओ। हाँ साहब, जाते हैं। फिर साहब उसके बाद क्या हुआ, 1631 में जब वो शाहजहां की बीवी मरी ना, तो शाहजहां ने उसका समाधि बनाने के लिए हमारा जगह पे कब्जा कर लिया। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। तारीख गवाह है कि शाहजहां ने वो जमीन राजा मान सिंह के पोते मिर्जा राजा जयसिंह से 4 हवेलियों के बदले में ली थी। अरे साहब, वो अकबर बादशाह ने 1600 में वो जमीन मान सिंह को दी।
लेकिन उसका पहले 1539 में बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को दी। तो जमीन पहला किसका हुआ, मानसिंह का क्या हमारा? हमारा। अरे आपका नहीं, हमारा। मेरा मतलब आगे बोलो। हाँ, अरे वो शाहजहां ने तो मेरा परदादा से बात पर नहीं किया। मेरे परदादा को तो जमीन देने का नहीं था, पर शाहजहां ने मानसिंह का जो पोता है मिर्जा जय सिंह, उसको सामने करके ये पूरा जमीन उसका है ऐसा दिखा के छीन लिया। अरे साहब, आज का टाइम में कैसा है, जमीन के वास्ते धांधली होता है ना, वो टाइम पे भी वैसा ही था। ये मेरा परदादा का जमीन छीनने के लिए वो शहनशाह और वो राजा दोनों ही एक हो गए। आजकल कैसा ये बिल्डर और भाई लोग दोनों एक साथ आता है, वैसे ही वो शहनशाह वो टाइम का बिल्डर और वो राजा वो टाइम का भाई चमाइला। साइलेंस, साइलेंस। साहिब, यह अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना, तो गैट मैट जमा लिया। सुन रहे हैं मिलॉर्ड आप, ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ, तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या? इंसान ने लिखा है ना। ये शहनशाह राजा लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा, और आज उन तक वही चलता आ रहा है। आहो काय हे पण लॉर्ड माउंटन बैटन का चिट्ठी, माउंटन बैटन का चिट्ठी है। अरे बसा बसा, माहिती आता ना काय को उठता है बार बार। हाँ, ये अंग्रेजी में। हाँ, ये अंग्रेजी लॉर्ड में है। माउंटन बैटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था, जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था। पूरा स्टोरी सुना है साहब। तभी लॉर्ड माउंटन बैटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको पण सबूत पण आहे, ये देखो, ध्यान आता है। हाँ, गांधी जी के साथ में मेरा उधर, दादाजी उधर। साहेब। साहेब, अरे बसा ना बाबा, कशाला उठताय सारखं सारखं? साहेब, गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो हाँ, नहीं वो मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। वो हमारा खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? हाँ? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? आप गांधी जी ने कहा होगा, अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी नहीं। जमीन ले लो। अरे नहीं, उन्होंने क्या बोला, अब ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना। हाँ। अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा। लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो हाँ। तुकाराम, तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए, है ना? साहब, आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब। और कानून में लिखा है ना साहब कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब। और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज तुकाराम ने अपनी मजबूत दलीलें और ताजमहल जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करके सरकार को सख्ते में ला दिया है। तुकाराम की मजबूत दलीलों ने सरकार से हरकत मच गया है। सरकार हरकत में आ गई है। ताज जमीन मामले में खून पकड़ लिया। गांधी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मामला और भी दिलचस्प होता जा मेरे को रहा लगता है यूपी में सरकार को ही चाल चल रही है। तुकाराम के इस दावे में कुछ सच्चाई निकली। सरकार हिल गई है। इससे ताज जमीन की उसकी दावेदारी मजबूत हो गई है। अब देखना है दस्तावेज की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड़ लेता है। ये देखो, अब ताजमहल पे भी मुकदमा ठुक गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ताजमहल विवाद पर? हमारा कहना क्या है, पहले तो हम इसे शाहजहां का ताजमहल कहते थे, लगता है तुकाराम का ताजमहल कहना पड़ेगा। क्या हो रहा है इस देश में? तो देखा आपने, इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताजमहल किसके नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के मोहब्बत की निशानी या तुकाराम के पुरखों की सेवा का फल। खैर, इस बात का फैसला तो अदालत की अगली तारीख पर ही होगा। मिलॉर्ड,
अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जालसाजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री A.P. श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही A.P. श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ, तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वकील साहब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? साहब, देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उम्र भी नहीं रही है और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली है? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में है। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। इसके पहले कि अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा सबूत असली है, इसका रिपोर्ट आपका सामने है। आप फैसला पास कर दो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेता है। तुकाराम, अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहब, मैं आपका बात मानता है। आप कभी गलत नहीं बोलेगा साहब। मेरे को खाली एक ही बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमहल का जो जमीन है वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। मैं मानता है अभी उस पर केस चलता है, फैसला सुनाने का बाकी है। तो कायदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है सर। तो जब तक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है, तभी तक ताजमहल बंद रखने का ऐसा मैं विनती करता है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये इंसान ताजमहल पर स्टे मांग रहा है। मांगता है साहब, मांगता है। वो जो स्टे है वो मैं मांगता है। काय को मालूम है साहब, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सरकारी वकील, इनका सरकार अगले 5-10 साल तक मेरे को ऐसा ही गोल 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 घुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होएगा ही नहीं। मैं गरीब आदमी है साहब, हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आपका फैसला भगवान का फैसला है। आज अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया ना साहब, तो ये भगवान पे से, अच्छाई पे से, कानून पे से विश्वास ही उड़ जाएगा हमारा। बस मैं इतना ही बोलता है साहब। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताजमहल हमारे देश की धरोहर है। मिलॉर्ड, बस मुझे इतना ही कहना है। ताजमहल हमारे देश की शान है, ये सारी दुनिया को पता है। मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किए हैं, उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताजमहल की जमीन तुकाराम के खानदान की है। किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जुर्म है। इसलिए अदालत की यह राय है कि सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबंधित हैं, तुकाराम राव साहब मराठे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, वरना 15 दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी। इन द मीन टाइम तुकाराम की विनती पर गौर करते हुए अदालत ताजमहल को बंद करने के लिए स्टे ऑर्डर इशू कर रही है। जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ताजमहल टूर। ये प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है।
और इस जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए मेरे पापा ने बहुत सारे सपने देखे, बहुत प्लानिंग की, बहुत पैसा खर्च किया। तुकाराम जी, दरअसल बात यह है कि इस जमीन को हमने किसानों से बहुत महंगे दामों में खरीदा है। हाँ। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तुम किसानों से जमीन खरीदा नहीं है, छीना है कि नहीं? क्या मतलब? जैन तुपकरी का नाम तो सुना ही होएगा ना? नहीं साहब, ये लोग को ये चेक नहीं मांगता है साहब। हम लोग विकास के वास्ते अपनी जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने को राजी हुआ, पर तुम लोग 500 बीघा से 500 एकड़ जमीन पर कब्जा करायला बगता है। पर साहब, ऐसे तो हम लोग बेघर बार और बेरोजगार हो जाएंगे साहब। पर पैसे तो दे रहे हैं ना तुझे। साहब, आप अपनी माँ को कितने में बेचेगा साहब? क्या तेरी तो क्या गुस्सा आ रहा है ना? आता माझी कॉलर सोड, नहीं तो इन लोगों को तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने में जास्ती टाइम नहीं लगेगा। छोड़ो हसन अली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा होगा साहब, अभी आप लोग इधर से जाओ, वरना ये गांव वालों का गुस्सा तुम जानते हो ना साहब। माझा मरद काय बोलला? समझ में नहीं आया क्या? अब जाओ इधर से, जाओ कहती हूँ ना, जाओ। अच्छा ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। चलो हसन अली। अब कौन है? कौन है? कौन? तुम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा उठा के किसानों का जमीन को हथिया लिया है ना? तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब? क्योंकि उसी गांव की मिट्टी में खेल कूद के मैं जवान हुआ। हसन हसन हसन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। तो तुम तुकाराम नहीं हूं मैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया, ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरी असलियत ढूंढते रह जाए। मेरा नाम विवेक तुपकरी है और जैन तुपकरी मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई ने मेहनत करके खेत जोत के मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया, एक वकील बनाया। आज मैं हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में अपने वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। पर साला लानत है ऐसी प्रैक्टिस पे जो अपने भाई और भाभी को इंसाफ नहीं दिला सकती। जब मुझे भाई और भाभी के बारे में पता चला तो मैं गांव पहुंचा। गांव वालों ने मुझे पूरी हकीकत बताई और फिर मैंने सोचा कि साला जिस केस में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा गुंडा शामिल है, हाँ, मेरी आवाज को कौन सुनेगा? 2 मिनट में तुम लोग मेरी आवाज दबा देते। इसलिए मैंने ऐसी आवाज लगाई कि जिसकी गूंज ने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और वो आवाज थी ताजमहल की। 2 साल से तैयारी कर रहा था मैं, और इस मिशन में रिया हर कदम पर मेरे साथ थी। रिया सुनंदा बीवी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट। हमने हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाली, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, किसी सोर्स को नहीं छोड़ा।
और ऐसे सबूत तैयार किए और ऐसी बारीकी के साथ किए कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा गए। सबूत है ना, कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। लॉर्ड माउंटेन बाइटन का चिट्ठी, उनका हस्ताक्षर भी है, मुहर भी है। ये अकबर बादशाह का लेटर, अकबर बादशाह गांधी जी के साथ ही मेरा दादाजी। वकील साहब, ये सब असली है। मेरे भाई और भाभी को तो मैं इंसाफ दिला नहीं सका, पर मैंने कसम खाई है कि भले मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इन किसानों को मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए? हाँ, और आज अगर मेरा यह आंदोलन कामयाब हो गया ना, तो हमारे देश के हर किसान में लड़ने की हिम्मत पैदा होगी। और फिर तुम जैसे छिछोरों को ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अबे तेरा आंदोलन तो तब सफल होगा ना जब तू यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। तू क्या करेगा साले? मारेगा मुझे? मारेगा साले? हाँ, मुझे मार के यहाँ से निकलेगा कैसे? ओए, जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, अब तेरा भी वही यश होगा। आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज जल्दी करो। दरवाजा खोलो। जमीन के लिए आवाज निकल रही है। दरवाजा खोलो। तेरे भैया भाभी के पास तुझे डोंट भेजता हूं डिस्टर्ब मैं। प्लीज, हम लोग बात कर रहे हैं। दरवाजा खोलिए, हम एसएसपी पीपे के सिंह बोल रहे हैं। ले जमीन ले, ले डोंट ब्रेक द रूल्स। ले। हॉस्पिटल है ये, दरवाजा खोलिए। यहाँ पर शोर मत कीजिए। चलो चलो चलो। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे भाई? अरे कितना शोर है बाहर, मरीज की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी। डॉक्टर आप ठीक है ना? वीरानी साहब, अब क्या करें? हसन, तुमको पहले ही समझाया था, उसे कमजोर मत समझना। तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत करिए, अब जो करना है हम करेंगे। जमीन अभी और एक बात और, मिली कहाँ है? अरे हसन हसन हसन, प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है। जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए? हाँ, आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज निकल रही है ना बाहर, हैं? जमीन के लिए आवाज निकल रही है ना। ले, अभी हाँ, तेरे भैया भाभी के पास तुझे भेजता हूं मैं। ले, जमीन ले, ले। ये ऑपरेशन किसान था, और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या है। ये ऐसे नेता, ऐसे पूंजीपति, ये ऐसे गुंडों के बलबूते पर इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं, मैं बस अपने गांव के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आया हूं। मुझे ना तो कोई पार्लियामेंट चाहिए और ना ही ताजमहल। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये इनके भाई की बेटी है जो बनात है। लेकिन जो किसान मर गए, उनके अनाथ और बेसहारा बच्चों का क्या होगा? ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, हमारे देश के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे किसान हैं जो आज भी जूझ रहे हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश का वो गांव हो जहां किसान अपने हक के लिए जल समाधि ले रहे हैं, या फिर वो गांव जहां किसानों ने अपने अधिकार के लिए अपनी ही चिता तैयार कर दी है। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या फायदा ऐसी तरक्की का जहां लाखों करोड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर उन्हें हमेशा के लिए बेघर, बेरोजगार और बेसहारा बना दिया जाए। अरे हर जगह अगर बिल्डिंगे, मॉल्स और फैक्ट्रीज ही खड़ी करोगे तो उगाओगे क्या यार, खाओगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद। यू ब्लडी सूडो। इस आंदोलन में कोई भी हमारे साथ नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए। अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो जो सजा हो हमें मंजूर है। पहले इन तीनों को उनके जुर्म की सजा दी जाए, उसके बाद हमें जो भी सजा दी जाएगी हमें मंजूर है। ऑपोजिशन के दबाव से आदित्य वीरानी की जमीन की डील कैंसिल कर दी गई है।
बबन राव शिंदे को 10 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया और हसन अली के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। लेकिन विवेक तुपकरी उर्फ तुकाराम और रिया उर्फ सुनंदा को कोर्ट ने अगले आदेश तक देश न छोड़ने की हिदायत दी है।